हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक के कॉन्सेप्ट कर लिए थे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस 8th वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट करेंगे। हम लोग फिर से पोटेंशियल निकालेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे पोटेंशियल निकालेंगे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है या यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, उसकी वजह से अंदर बाहर हर जगह के पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। इसके अलावा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट, इन सारी जगहों के लिए हम लोग पोटेंशियल के रिजल्ट्स निकालेंगे, डिराइव करेंगे, उनके ग्राफ बनाएंगे और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। इसके अलावा कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है और पोटेंशियल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में change कैसे होता है, बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट की हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबको बता दूं, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करते हो तो जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स होने वाली, इन सारी चीज़ों को मैं टाइम स्टैम्प लगा के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो एग्जैक्टली अगर आपको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सीधे जाना है, जंप करना है, तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो और थ्योरी पर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो इसके अलावा पिछली वीडियोस में भी यही मैंने कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और आगे फ्यूचर की वीडियोस में मैं यही करने वाला हूँ कि जो टाइम नीचे आपको दिया है, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक किस टाइम पे एग्जैक्टली चालू होने वाला, तो उसकी एक लिंक है, आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे, है ना। जैसे प्रॉब्लम जितनी होने वाली हैं, अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम करनी है, थ्योरी आप पढ़ चुके हो पहले से, तो आप सीधे प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जंप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, है ना। एक रिंग इस तरह की ले ली और वो रिंग का जैसे हम लोगों ने फील्ड भी इसी तरह से निकाला था, लेकिन उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना। यहाँ पे ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है। जो भी रिजल्ट हम निकालने वाले हैं, अगर इस रिंग के ऊपर का चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स पूरी रिंग के अगर एक ही पॉइंट पे भी चार्ज हुआ ना तो भी चलेगा, है ना, दो पॉइंट पे भी चार्ज हुआ तो भी चलेगा। बेसिकली किसी एक फिक्स पॉइंट से देखो, एक प्लेन में ऐसे दो तीन पॉइंट चार्ज भी रखे हैं ना, तो उनके लिए भी रिजल्ट सेम रहेगा। और ये रिंग चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, सबके लिए सेम रिजल्ट आएगा। लेट्स से यहाँ पे इस रिंग के एक्सिस पे, मतलब कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इस पी वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल हमें पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना आता है, डायरेक्ट रिजल्ट पता है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कोई ले लेते हैं, ठीक है। लेट से यहाँ पे एक कोई एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देंगे। एंड बिकॉज द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी कैन ऐड इट अप। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वजह से पोटेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो करी हुई है कि एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा, रिंग के ऊपर डी क्यू चार्ज है, पूरी रिंग के ऊपर का चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है। तो इस एलिमेंट से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिख रहा है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगी, विच इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल हम लिखें तो दैट पोटेंशियल डी वी मस्ट बी इक्वल टू, अब फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, के क्यू बाई आर, है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से जितना होता है, क्यू की जगह सिंपली यहाँ पे कितना है, डी क्यू है, आर की जगह कितना है यहाँ पे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब पोटेंशियल टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं सबकी वजह से पोटेंशियल को ऐड करेंगे, विच इज बेसिकली इंटीग्रेशन की प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू, इधर वाले साइड पे देखो तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को हमने बाहर निकाल दिया। मतलब अगर हम किसी फिक्स्ड पोजीशन पे हैं तो उसकी एक्सिस से डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रही, है ना। तो इसको बाहर लेके आ गए। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म आया डी क्यू का, मतलब बेसिकली हम वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू।
और इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब कि जितने एलिमेंट पे चार्ज है सबको ऐड कर रहे हैं और सारे चार्जेस का एडिशन क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल क्यू के बराबर। तो यहाँ पे देखो ये वाला रिजल्ट भी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग जब हम लोग निकाल रहे हैं तो चार्ज रिंग के ऊपर चाहे वो एक ही पॉइंट के ऊपर सारा का सारा चार्ज आ जाए रिंग के ऊपर, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, विच इज़ के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, या जैसा कि फील्ड के केस में भी किया था कि फील्ड के केस में चाहे आप कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो, या थिन शेल ले लेते हो। ऑब्वियसली कंडीशन क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, शेल की सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज होना चाहिए, या यहाँ पे जो केस है इस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। उस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों के लिए वैलिड होगा। अच्छा, दोनों के लिए वैलिड होगा तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम एक बार आउटसाइड पॉइंट के लिए भी निकालेंगे और एक बार इनसाइड पॉइंट के लिए निकालेंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला केस अगर हम आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉल्व करने का एक तरीका तो हो गया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, रिजल्ट पता है आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना। जैसे बाहर के किसी पॉइंट पे गए, यहाँ पे पी पॉइंट है मान लो, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, सेम आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, इसीलिए डायरेक्शन यहाँ पे आर कैप लगा दिया। और रिलेशन हमें पता ही है कि dv कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर, बिकॉज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी आर इज जीरो, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई ई एंड डी आर, है ना। तो वो आ जाएगा कितना, यहाँ पे ई की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो, कांस्टेंट सारे बाहर गए, अंदर में आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर, और लिमिट लगा दी। पोटेंशियल के केस में हमें पता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम लोग कितना मान के चलते हैं बाई कन्वेंशन, जीरो। सो इनफाइनाइट से आर तक लेके आ रहे हैं और पोटेंशियल जीरो से वी हो गया, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ जाता है वी इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई आर, बेसिकली 1/4πε0 आर बोलो या कैपिटल क्यू बाई आर बोलो, सेम ही बात आई। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एज वी हैव डिटरमाइंड फॉर द पॉइंट चार्ज वाला ही रिजल्ट आ रहा है। तो ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही रिजल्ट आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, या यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल है, उसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है या फील्ड निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हम क्या मान सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज क्यू बेसिकली सेंटर पे रखा हुआ है और उसकी वजह से जो भी पॉइंट चार्ज का रिजल्ट लगता है वही लगा देंगे। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे भी वही आ गया, हमें प्रूव तो करा हमने, चलो मैथ्स लगा के, लेकिन हमें रिजल्ट अब पता है, तो आगे से अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला केस इनसाइड पॉइंट के लिए आ जाते हैं। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखो, इनसाइड पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हमें पता है कि अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से जीरो होती है। अच्छा, ये भी रिलेशन हमने देखा कि डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। ठीक है, अगर ई वेक्टर ही जीरो हो गया या जीरो वेक्टर हो गया, मान लो प्रिसाइजली बोलने पे नल वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, तो ये बात पक्की है कि डी वी जीरो होगा, है ना। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, डी वी जीरो ही होना पड़ेगा। डी वी है क्या, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट से कहीं पे भी मैं चले जाऊं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाऊं, तो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, डेल्टा वी विल बी जीरो। मतलब हर एक जगह मैं कह सकता हूँ सेम पोटेंशियल होगा, अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज देर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, वो सेम पोटेंशियल होगा कितना, तो ये चीज देखो कि बाहर में तो चेंज हो रहा था आर के हिसाब से, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही थी पोटेंशियल कम हो रहा था, अंदर में आके चेंज होना बंद हो गया। तो चेंज होना कहाँ से बंद हुआ, एग्जैक्टली सरफेस वाले पॉइंट से। अच्छा, जस्ट सरफेस वाले पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए, है ना, जस्ट आउटसाइड या सरफेस दोनों के लिए लग जाएगा।
तो सरफेस पे अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ इस कंडक्टर के ऊपर तो कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह अब यहाँ पे कितना लग जाएगा, कैपिटल आर। और उसके बाद अंदर आते ही हमारा पोटेंशियल चेंज होना बंद हो गया। तो इसका मतलब अंदर का कोई भी पॉइंट चूज कर लो, चाहे सेंटर हो, चाहे यहाँ पे, every point will have same potential which is equal to कैपिटल के कैपिटल क्यू बाय आर। वही सेम रिजल्ट जो यहाँ पे आया बेसिकली, इनसाइड पॉइंट के लिए जो आया वही चीज़ यहाँ पे भी आई। यहाँ पे कैपिटल के की टर्म में लिखा है, वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके। सो अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर का ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए, तो फंक्शंस तो हमें पता ही है कि किस तरह से वेरी करता है। आप एक बार कोशिश करो खुद से बनाने की, ठीक है, और नहीं होता है तो फिर देखो ही। तो यहाँ पे पॉज करो, खुद से करो। चलो चलो, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया। अब मैच करने का टाइम है कि देखो सही ग्राफ बनाया कि नहीं। सही ग्राफ इस तरह से होगा, क्योंकि फॉर आर लेस देन कैपिटल आर हमारे पास जो v की वैल्यू आई थी वो आई थी k कैपिटल q बाई कैपिटल आर विच इज कांस्टेंट। तो ये देखो k कैपिटल q बाई कैपिटल आर यहाँ तक कांस्टेंट रहता है, स्मॉल r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर तक। उसके बाद ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, विच इज v इक्वल टू फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल आर, v की वैल्यू कितनी हो जाती, k कैपिटल q बाय स्मॉल आर। तो अगर ये वाले ग्राफ का पूछा जाए ये कौन सा ग्राफ है, ये शेप कौन सा है, ये कोई नोन ग्राफ है क्या पढ़ा हुआ, तो बिल्कुल बता सकते हो आप। ये वाई एक्सिस पे है v पोटेंशियल, और ये एक्स एक्सिस पे आर। यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई इक्वल टू के क्यू, तो कांस्टेंट है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट सी। याद है किस तरह कौन सा ग्राफ होता है? इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। क्या होता है इसका इसेंट्रिसिटी, √2। थोड़ा बहुत मैथ मुझे भी पता है, ठीक। चलो अच्छी बात है। अब ये हम लोगों ने केस निकाल लिया। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। तो अब जो हमारे पास स्फीयर है उसकी पूरे वॉल्यूम पे समझ लो हर एक जगह पे चार्ज रखा हुआ है, और जो चार्ज डेंसिटी है दैट मीन्स द चार्ज डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यही हुआ कि ये यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज है। अब इसके लिए निकालना है। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट के लिए पहला निकालना है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए खुद ही लॉजिकली सोच के बता सकते हो कि कितना होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना होगा, इस वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आती है, जस्ट मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो आती है उसी तरह का आएगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो फील्ड है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही यूज हो जाएगा। रीज़न क्या है कि इस पूरे स्फीयर को ऐसे मान सकते हो कि बहुत पतले पतले डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के शेल से बना है। तो जैसे एक पिंक वाला मैंने शेल बना दिया, बहुत पतला सा शेल है, ठीक है। इसी के जस्ट बाहर मान लो एक ऐसा ग्रीन वाला शेल बना पड़ा है, जस्ट इसी की सरफेस को टच करते हुए। ऐसे बहुत सारे शेल हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और अगर हम पूरे स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे जा रहे हैं तो बेसिकली इन सारे शेल्स के भी आउटसाइड पॉइंट पे हैं। और शेल्स के आउटसाइड पॉइंट का रिजल्ट हम ऑलरेडी पोटेंशियल का भी जानते हैं। क्या होता है कि शेल के सारे चार्ज को हम कहाँ पे रख देते हैं, सेंटर पे। तो जितने भी पतले पतले शेल बन रहे हैं सबके चार्जेस को सेंटर पे रख दोगे तो बेसिकली इस पूरे स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज था सारा का सारा कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया। तो अगर सारा चार्ज Q सेंटर पे आ गया तो अब पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस का पोटेंशियल का फॉर्मूला लग जाना चाहिए था। वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है KQ/R। इसको हमने दूसरे तरीके से बेसिकली वही पिछले वाले तरीके से घिसे पट्टी तरीके से dV इक्वल टू -E.dr, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तरीका है, तो उससे करना तो आना ही चाहिए। तो उस तरीके से भी हमने निकाला तो रिजल्ट वही आया। लॉजिकली देख रहे हैं तो भी रिजल्ट ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले केस पे चलते हैं, अंदर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे जाते हैं। तो मान लो सेंटर से
आर वेक्टर के डिस्टेंस पे गए और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है यहाँ पे, और इस आर वेक्टर पे पहुंचे इस पॉइंट पे अंदर में पी पॉइंट पे, लेट्स से ये पी पॉइंट है, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। अब ई वेक्टर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, के कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। या तो इसी को दो फॉर्मेट में लिखते हैं, एक फॉर्मेट ये होता है, ये एक फॉर्मेट होता है रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चाहोगे तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे, के कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर हो गया। अब डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर से वही चीज़ करेंगे, और आर वेक्टर का डी आर वेक्टर के साथ डॉट क्या हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपली आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रही है कि अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में किया, तो इंटीग्रेशन की लिमिट में कई बार लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि लिमिट लगाते हुए सबकी आदत होती है जीरो टू आर कर दो, जीरो टू आर। तो अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट में जीरो कर देता इस जगह पे, कैपिटल आर जो लिखा है उसकी जगह लेट से मैं जीरो कर देता लिमिट, तो इस वाली जगह पे जो पोटेंशियल है ना वो क्या लिखता। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पूरे स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है तो वो रिजल्ट आपको पता नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये चीज़ दिक्कत हो जाती है। अगर मैं ज़ीरो से चालू करता तो यहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर लिखना पड़ता, जो कि अननोन है, जो कि हमें अभी पता ही नहीं है। तो हम ऐसी जगह से लिमिट लेना स्टार्ट करेंगे जहाँ का पोटेंशियल हमें पता है। तो पोटेंशियल पता कहाँ का है, जस्ट चूंकि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल का रिजल्ट हमने निकाल लिया, तो जस्ट सरफेस वाला जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल उसी फॉर्मूले को या उसी एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट या आउटर सरफेस का एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, जिसके लिए स्मॉल आर इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल आर, और वहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, जस्ट आउटसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कितना हो जाएगा, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर आ गया, इस वाली जगह पे यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर आ गया, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन आउटर सरफेस के जो पोटेंशियल की होगी। और फिर अंदर में जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो उसको मान लिया वी। तो वी माइनस के क्यू बाई आर इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई यहाँ पे आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक साइन माइनस में भी था, उल्टा कर लो, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। इस के क्यू बाई आर को इधर से इधर लेके जाओ, फिर जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से। अब ये रिजल्ट अगर अच्छे से याद रखते हो तो दो जगह आता है। 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी हम लोगों ने सेम रिजल्ट पढ़ा था, वहाँ पे के क्यू की जगह कितना हो जाता है, जी एम हो जाता है, और एक माइनस साइन भी आ रहा होता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो एग्जैक्टली सेम तरह का फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको याद रखा जाए, क्योंकि इसको गलती करते हैं, भूल भी जाते हैं लोग, और इसको गलत लगाते भी हैं गलत तरीके से। एक चीज़ ये याद रखनी है, और दूसरा देखो, अब चाहे तो हम सेंटर पे पोटेंशियल बता सकते हैं, जैसे पहले नहीं पता था ना, लेकिन अब हमें पता लग गया कि ये जो रिजल्ट आ गया है, इस रिजल्ट में अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू ज़ीरो रख दूंगा तो जो सेंटर वाला पॉइंट है सी, उसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, वी सी इक्वल टू जो भी होगा बेसिकली स्मॉल आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए होगा। स्मॉल आर की वैल्यू ज़ीरो रखो तो देखो कितना आ रहा है, 3 के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर बचेगा, 3/2 के कैपिटल क्यू बाई आर, ये हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल, 3/2 टाइम्स जितना सरफेस पे है उससे 3/2 टाइम्स एक्चुअली आ रहा है। क्लियर है बात, चलो इसका भी एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पोटेंशियल यहाँ पे ई लिखा हुआ है, सॉरी इसको चेंज कर देता हूँ मैं, वी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करो, सेंटर से जो है डिस्टेंस है स्मॉल आर, एक बार खुद से करो और फिर उसको वेरीफाई करो। चलो ट्राई कर लिया, तो यहाँ पे मैच कर लो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेंटर का पोटेंशियल, सेंटर वाले पॉइंट पे स्मॉल आर इक्वल टू ज़ीरो पे बेसिकली पोटेंशियल कितना था, 3 के क्यू बाई आर। उसके बाद का जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ ऐसा, एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, एक्सप्रेशन था v इक्वल टू
2k बाई, सॉरी, के कितना था, मुझे खुद ही भूल गया। हाँ, के क्यू बाई 2r क्यूब, के बाई कैपिटल क्यू बाई 2r क्यूब, ब्रैकेट में 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये वाला चीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और ये वाला चीज़ हमारे पास वाई एक्सिस पे है। तो वाई की मैक्सिमम पावर या पावर क्या है, 1 है, और एक्स की पावर कितनी है, 2 है। तो इस तरह का जब भी कोई ग्राफ होगा, चाहे वाई की पावर 2 और एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना, तो वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, बस एक ठीक है, और ये पैराबोला भी कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। यहाँ से दिख रहा है ना, ये वाई एक्सिस में एक्स वाला जो पार्ट है उसके स्क्वायर की जो टर्म बन रही है वो कैसी है, नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में आ रही है तो मतलब कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड। तो अब डाउनवर्ड पैराबोला, एक टेंटेटिव ग्राफ बनाना, तो टेंटेटिव ग्राफ बना दिया डाउनवर्ड पैराबोला का इस तरह से। अच्छा, इसके बाद वाले पॉइंट के लिए तो सिंपल वही रिजल्ट लग रहा है जो कि पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, v इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये वाला पार्ट तो पहले ही डिस्कस कर लिया कि कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाला है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक एक बार समझ में आ गए, रिजल्ट्स आपके पास हैं। तो अब प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। पहली प्रॉब्लम देखो इसको और सॉल्व करो। तो इस प्रॉब्लम को अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फेयरली इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था, बट एक बार देख लेते हैं कि एक कंडक्टिंग फ्लूइड है, सबकी रेडियस आर है, 27 आइडेंटिकल कंडक्टिंग फ्लूइड्स हैं, बेसिकली सबकी रेडियस आर है, ऐसे। ठीक है, और कंडक्टिंग फ्लूइड्स है, तो सारा का सारा चार्ज इसके कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। और किसी एक पे चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, क्यू है। ठीक है, और किसी एक का पोटेंशियल जो है वो गिवन है कितना, वी नॉट। तो वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। अच्छा, 27 मैंने अंदर रख दिया, अंदर में तो रेडियस है। ठीक है, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। सरफेस पे जितना भी पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अभी ऐसे 27 ले लेते हैं हम, 27 ऐसी मैंने स्फेयर ले लिए। ठीक है, कंडक्टिंग फ्लूइड के। तो जो फ्लूइड है, अगर मैं मान लूँ कि वो इनकम्प्रेसिबल है, ऑल्दो गिवन नहीं है, बट रीजनेबल चीज़ है ये मान लेना कि फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब नया रेडियस जो हो जाएगा कुछ बड़ा बन जाएगा, एक ही स्फीयर बन रहा है। वॉल्यूम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में होगा। तो एक का वॉल्यूम छोटी वाले का 4 पाई बाई 3 स्मॉल आर क्यूब है। ऐसे 27 ले ली तो 27 इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू एक बड़ी वाली का वॉल्यूम विच इज़ 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर का क्यूब। 4 पाई बाई 3 तो कैंसिल हो रहा है, बेसिकली कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू आ गया 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब इंटू स्मॉल आर, दैट मीन्स कैपिटल आर इक्वल टू 3 आर। और जो बड़ा वाला स्फीयर आया उस पर सबका चार्ज आ गया मिलके। तो बड़े वाले स्फीयर पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा, एक पे अगर क्यू था तो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम लगा दें तो सब पे मिला के जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 27 क्यू। तो इस पे चार्ज हो गया 27 क्यू। तो अब बाद का जो पोटेंशियल आएगा, अगर मैं उसको बोल दूं वी पोटेंशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल वी विल बी इक्वल टू के टाइम्स टोटल चार्ज इज 27 क्यू बाई फाइनल रेडियस इज कैपिटल आर। तो सॉरी, हाँ, कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 3 आर। तो 27/3 करूंगा तो 9 आ गया, 9 टाइम्स के क्यू बाई स्मॉल आर। और के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, वी नॉट। सब्सटीट्यूट कर दो तो फाइनल पोटेंशियल वी विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स वी नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट वाला प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लिया, तो देखते हैं, है ना। इसमें एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है,
नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसपे मान लेते हैं कि चार्ज है टोटल क्यू, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है क्यू, और इसके सेंटर सी पे पोटेंशियल जो आएगा उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि सेंटर पे सरफेस से कितना आता है, 3/2 टाइम्स आता है, तो 3/2 टाइम्स कैपिटल के कैपिटल क्यू बाई आर हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल। ठीक है, और ये बता रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सरफेस से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P पॉइंट, और इस P पॉइंट का पोटेंशियल C पॉइंट के पोटेंशियल का हाफ है। ठीक है, तो सेंटर से P पॉइंट की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस एक्स। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp विल बी इक्वल टू, अब बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज के जैसा ही ट्रीट करना है, कैपिटल Q चार्ज बेसिकली C पॉइंट पे या सेंटर पे रखा है, तो उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा K कैपिटल Q बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज R प्लस एक्स। और ये गिवन है कि Vp की वैल्यू जो है वो Vc से की हाफ है, सेंटर के पोटेंशियल से हाफ है, तो Vp इक्वल टू Vc/2। Vp की वैल्यू यहाँ पे रखो K कैपिटल Q बाय R प्लस एक्स इक्वल टू Vc/2 विच इज 3 कैपिटल K कैपिटल Q बाय 4R। यहाँ से देखोगे के क्यू कैंसिल हो रहा है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 4R/3 इक्वल्स R प्लस एक्स। दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, R/3। सो आर आंसर इज R/3, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को देखो, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअली कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा टाइम दे के सोचो, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से, जब काफ़ी टाइम लग जाए नहीं हो तभी वीडियो देखना, सॉल्यूशन देखना। चलो तो एक बार इस क्वेश्चन को अगर इनफ टाइम दे दिया आपने, अच्छे से दिमाग लगा लिया, तो फिर सॉल्यूशन देखो कि क्या करना चाहिए इसमें। अच्छा, ये कंडक्टिंग जो है, जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये न्यूट्रल है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है, लेकिन अगर बाहर से हम कोई चार्ज इस पे लेके आते हैं स्मॉल क्यू का, मान लो पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, तो क्या होता है कि इसके पास वाली साइड पे जो सरफेस है, इधर वाली सरफेस, इस साइड पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अपीयर करता है, एंड बिकॉज द कंडक्टर वाज न्यूट्रल, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर हो जाएगा। टोटल चार्ज तो ज़ीरो होना चाहिए, और ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इस कंडक्टर के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे आ जा रहे हैं। उस लेफ्ट साइड में भी बस यूनिफॉर्म तरीके से नहीं आएंगे, है ना, जो चार्ज के पास पास वाली जगह है यहाँ पे, इन सारी जगहों पे बेसिकली थोड़े ज़्यादा चार्ज आएंगे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी होगी, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी भी थोड़ी सी कम होने लग जाएगी। तो एक नॉन सिमेट्रिकल और नॉन यूनिफॉर्म टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना सरफेस पे, सिर्फ उतने पार्ट की वजह से, सिर्फ उतने पार्ट की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। अब अगर तो सोचो कि इसमें मैथ्स कुछ लग जाएगी, तो मैथ्स इसलिए नहीं लग पाएगी कि क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कौन सा फंक्शन बनाएगी, क्या बनाएगी, ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें कॉन्सेप्ट्स पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वजह से किसी भी जगह पे पोटेंशियल आप नहीं निकाल पाओगे एक्सेप्ट एट वन पोजीशन। एक जगह ऐसी है जहां पे उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल पाओगे डायरेक्ट, वो कौन सी जगह है ये ढूंढ लो तो बहुत आसान हो जाएगा गेम। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो जगह एक्चुअली सेंटर है। सेंटर पे अगर मैं सरफेस पे कहीं पे भी सरफेस के एक छोटा सा पार्ट चूज कर लूँ, मान लो यहाँ पे एक सरफेस का पार्ट चूज कर लिया, और इस छोटे से पार्ट पे लेट से चार्ज डी क्यू है, तो सिर्फ इस डी क्यू की वजह से सेंटर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको अगर मैं डी वी लिखूँ, डी वी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, तो दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू बाई जितनी डिस्टेंस है।
अब सरफेस से सेंटर की डिस्टेंस तो क्या रहेगी, रेडियस के बराबर, के डी क्यू बाई आर। अच्छा, इंड्यूस चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से जितना जितना पोटेंशियल आते जाएगा उसको ऐड करते जाऊंगा। अच्छा, सबके लिए सारे चार्जेस जो भी हैं वो हैं तो सरफेस पे, और सरफेस से ओ की डिस्टेंस किसी भी जगह पे पहुंचो आएगी सेम आर। तो यहाँ पे के और आर जो आ रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, बाहर हो गए इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आप बता सकते हो कितना होगा। बेसिकली ये जितना भी चार्ज सरफेस पे अपीयर हो रहा है उन सब का सम पूछ रहा है। उन सब का सम क्या होगा, जीरो ही होगा ना, बिकॉज इनिशियली द कंडक्टर वॉज न्यूट्रल। तो फाइनली भी ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। किसी तरह से कंडक्शन के थ्रू कहीं बाहर से तो कोई चार्ज आया नहीं है इस पे। तो टोटल इंड्यूस्ड फील्ड अगर मैं बोलूँ या पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अगर मैं लिखूं तो दैट इज इक्वल टू जीरो। इतना मुझे पता लग गया। बट अब मुझे यूज क्या करना है, तो ये चीज देखो, उसके लिए एक और थोड़ा सा चीज हम कह सकते हैं। कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये कॉन्सेप्ट होता है कि कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी रहो विद इन अ कंडक्टिंग बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। ठीक है, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, यहाँ पे पोटेंशियल कहीं पे चेंज नहीं कर सकता। और अगर पोटेंशियल चेंज करता तो देयर मस्ट हैव बीन सम इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रिलेशन देखा था ना, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर E जीरो है तो इसका मतलब dV हमेशा जीरो ही रहेगा। तो पोटेंशियल में चेंज कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो अब ये चीज लगाएं तो पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। O पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है वो P पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। बट यहाँ पे मैं जो पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ किसी एक वजह से नहीं है, ये टोटल है या नेट पोटेंशियल की बात हो रही है। अच्छा, ओ पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा उसमें दो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। वन, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड फील्ड एट इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट ओ, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो स्मॉल क्यू है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पे इन दोनों की वजह से ही पोटेंशियल आ रहा है, दोनों का जोड़ दोगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। विल बी इक्वल टू जो ये वीपी मैंने लिखा, इस वीपी में भी दो चीजें आएंगी। पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल में तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगा और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल, ये होगा। अब इसमें से ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट ही तो पूछा गया है कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। अगर मैं इसको बोल दूं एक्स, ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, दिस इज इंड्यूस चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो अब बाकी एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे, ये बचा ये बचा ये बचा, इक्वालिटी साइन के साथ लिखो। तो यहाँ पे आके लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला टर्म जीरो ही हो गया, ये वाला टर्म बाकी बचा रह गया। तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से O पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो Q से O पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 2r है। तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या लिखते हो, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हो गई वो कितनी हो गई, 2r। तो के स्मॉल क्यू बाई 2r विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आओ तो देखो दो टर्म लिखनी है। पहली टर्म x जो हमें निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट पे किसकी वजह से, Q चार्ज पे की वजह से। तो Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 3r के बराबर। तो अब यहाँ पे लिख लोगे k इंटू क्यू बाय 3r। तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 3r। सो 1/2 माइनस 1/3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1/6 विच इज 1/6। तो ये कितना आ गया, के क्यू बाई 6r। और के क्यू बाई आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 18 वोल्ट। तो आ गया कितना, 18/6 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 वोल्ट का। मैंने थोड़ा सा ब्लॉक कर लिया इसको, एक सेकेंड।
अब क्लियर है? पोटेंशियल आ गया कितना, 3 वोल्ट के बराबर। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मतलब याद रिवीजन के लिए भी रखने चाहिए, कि इनको आप रिवीजन के लिए भी दोबारा खुद से ट्राई करो, और इस पे बेस्ड कहीं ना कहीं और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन हमेशा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही हमने अल्टीमेटली यूज़ किया, बट ये वाली चीज़ बहुत यूज़फुल थी कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से बाकी दुनिया के किसी जगह पे नहीं निकाल पाओगे, बट स्फीयर के सेंटर पे निकाल लोगे हमेशा। अगर ये चार्ज न्यूट्रल नहीं भी होता तो भी ये काम कर सकते थे। न्यूट्रल नहीं भी होता तो जितना चार्ज होता है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू तब भी पता रहती कि टोटल चार्ज कितना है इस पे। तो वही चीज़ आ जाता ना यहाँ पे, के कैपिटल क्यू बाई आर, तो सेम आता रिजल्ट पोटेंशियल का। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अभी तक हमने बात करी थी पोटेंशियल की, ठीक है। तो अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पे ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का चार्ज क्यू है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, क्यू टाइम्स वी के बराबर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का मतलब है कि उस चार्ज को, जो भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हो, उस चार्ज क्यू को इनफाइनाइट से लेके धीरे 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 लेके कहाँ पे आ जाएं हम लोग, पी पॉइंट पे ला के रख दें, और इस पूरी प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन किया वो सारा वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो 1 कूलम के लिए जब यही काम हम करते थे तो अब जो वर्क डन होता था वो किसके बराबर होता था, v के बराबर होता था। तो 1 कूलम के लिए वर्क डन अगर v है तो q कूलम के लिए कितना होगा वर्क डन, q टाइम्स v। क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन में हमारे पास आता है एक्सप्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होता है, q टाइम्स ई वेक्टर होता है। तो q टाइम्स ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा। जब ये q की वैल्यू को हम +1 लिख देते थे तब यही इंटीग्रेशन बन जाता था v या पोटेंशियल के बराबर। जब हम q रख देंगे तो वही बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर हुई बात? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह की फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड में, चाहे वो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो, चाहे किसी भी रीज़न से हो, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी पॉइंट पे रखा है जहाँ पे उसका पोटेंशियल वी है, तो उस चार्ज पार्टिकल और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्यू वी हो जाएगी। कई बार हम लोग लूज लैंग्वेज में ये बात तो करते हैं कि इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, मैं भी बात करते रहूँगा भले ही इस बात की, लेकिन आपको पहले ही बता रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देखो तो किसी भी एक पार्टिकल की खुद की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक कन्फिगरेशन की होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना हम, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि अर्थ की सरफेस पे एक पार्टिकल है, सरफेस से इतने ऊपर है, एच ऊपर, मास एम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। नहीं, ये एम जी एच किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ प्लस इस मास के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। बट कई बार हम लोग सिर्फ उसको एट्रीब्यूट मास एम का कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सर पर्पसेस ये सॉल्व करती रहती है, बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें जानना होता है कि ये है। तो यहाँ पे भी जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो किसकी है, इस पॉइंट चार्ज और जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, उस सब के सिस्टम की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग कई बार वही यूज़ करते रहेंगे कि इस पार्टिकल की इतनी पोटेंशियल एनर्जी, अज्यूमिंग कि हम उस पार्टिकल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर बात? तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि मान लो एक पार्टिकल पोजीशन ए पे है और उस जगह पे पोटेंशियल मान लो वी ए है, और फिर उसको बी पे लेके जाते हैं और उस जगह पे मान लो पोटेंशियल वी बी है। एक चार्ज पार्टिकल को जिस पे चार्ज क्यू है, इसको लेके जाएं ए से बी तक, किसी भी रास्ते से लेके जाएं, ये पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कौन से होंगे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज ए पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ए से बी तक लेके जाने में
पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी ए। इसी को कई बार आप ये भी बोल सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय डेफिनेशन ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज स्लोली। स्लोली मतलब कि जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएं, ऐसे वर्क करें कि वो सिर्फ वर्क उस फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट हो रहा हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर, अज्यूमिंग, वही कहानी फिर से है ना, अज्यूमिंग कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हम लोग नहीं कर रहे, और वो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, अगर इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब इस पे प्रॉब्लम्स जैसा देख के ही लग रहा है कि डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात आ गई, तो अभी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की बात आने वाली है थोड़ी देर में सवालों में। तो अब आपको पता है क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। अगर सही से विजुलाइज कर लेते तो इसमें कुछ करना एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है, मान लो ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड जो है, एक्स वाई तो ज़ीरो है, जेड एक्सिस पे एक तो यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, तो पॉजिटिव चार्ज है इधर प्लस ए बाई टू पे, 0,0,0 ए बाई टू पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू मान लो, और दूसरा नेगेटिव वाली साइड पे इधर 0,0, माइनस ए बाई टू, इस वाले पॉइंट पे जो है नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल को इधर जेड एक्सिस मान लिया, तो एक्स और वाई जो एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा पॉइंट ले रखा है, मूव फ्रॉम माइनस ए कॉमा ज़ीरो टू 0 A 0। अच्छा चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम वही वाला रखते हैं जो सबको जाना पहचाना है, ऐसा वाला ही रख लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड बेसिकली आपका बाहर की तरफ यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये वाली डायरेक्शन हो गई माइनस जेड की। तो प्लस जेड वाले पे यहाँ पे कहीं पे ए बाई टू डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और इधर माइनस ए बाई टू डिस्टेंस पे जेड एक्सिस पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। कौन से पॉइंट की बात हो रही है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम माइनस ए कॉमा ज़ीरो। तो -a,0,0 ये वाला पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट, इसको बोल देते हैं ए, -a,0,0 ये वाला पॉइंट हो गया ए। अब इस ए पॉइंट की अगर डिस्टेंस देखोगे ना फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इस डायग्राम में भले नहीं दिख रहा है, यहाँ से चाहे कोऑर्डिनेट लगा के ही देख लो, ये डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये डिस्टेंस दोनों की आ गई सेम। तो अगर इस वाले ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना होगा के क्यू बाई ये डिस्टेंस अगर आर है तो प्लस के क्यू बाई आर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर, सेम, बस उसका साइन अलग है। तो नेट में मिला के कितना हो गया, जीरो आ गया। इस पॉइंट से अगर फाइनली हम बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं विच इज 0,a,0, तो 0,a,0 वाई एक्सिस पे हो गया 0,a,0। इस वाले पॉइंट के लिए भी देखो तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है सेम है, तो फिर से पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज विल बी इक्वल टू, जितना भी चार्ज लेके इसको मूव कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस विच इज वी बी माइनस वी ए, और वी ए वी बी दोनों ही जीरो है तो डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो। तो वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम को देखो, चलो पॉज कर लिया, लग जाओ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, अगर खुद से ट्राई कर लिया अच्छे से। तो दो रिंग यहाँ पे गिवन है, दो रिंग गिवन है ऑफ आइडेंटिकल
रेडियस, लेट से एक रिंग यहाँ पे मान लेते हैं और दूसरी रिंग ये वाली ले लेते हैं। चलो ठीक है, दो आइडेंटिकल रिंग्स ले ली, को एक्सियल हैं, एक्सिस दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों की रेडियस आर है और दोनों के बीच की, सेंटर्स के बीच की भी डिस्टेंस आर ही है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, ठीक है। पहले का सेंटर मान लो पॉइंट ए है, दूसरे का सेंटर मान लो पॉइंट बी है। तो एक चार्ज स्मॉल q को, है ना, Q1 वाले से, यहाँ से Q1 से Q2, इसमें गिवन नहीं है किससे किस पे लेके जाना है, बट कोई नहीं, उससे आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, मोस्ट करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क आता। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई दो आंसर ऐसे हैं ही नहीं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क आए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पे चार्ज Q इनिशियली था और इसको फिर पकड़ के लेके गए बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल या पोटेंशियल एट वी ए पॉइंट अगर निकालें हम, ठीक है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो अपने इस Q1 चार्ज वाली रिंग के खुद के सेंटर पे होगा, और उसकी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 है। तो सिर्फ सेंटर पे रिंग के सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो गया तो वो कितना हो जाएगा, के Q1 बाय जितनी सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से रिंग के हर एक एलिमेंट की जितनी डिस्टेंस है, के Q1 बाय आर। या सिंपल फॉर्मूला ही लगाओगे ना, वो क्या होता है, के कैपिटल Q बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहली वाली रिंग के सेंटर पे निकाल रहे हो तो उस रिंग के एक्सिस पे सेंटर से डिस्टेंस x कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही आएगा ना, के Q1 बाई आर। तो के Q1 बाई आर हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू रिंग हैविंग चार्ज Q1। अब दूसरी वाली रिंग की वजह से भी होएगा, दूसरी वाली रिंग की वजह से देखो, इस वाली रिंग के वजह से बी पॉइंट से रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं, आर डिस्टेंस पे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर। तो इसकी वजह से कितना आ गया, के Q2 बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बिकम रूट 2r। तो ये इतना आ गया। अब बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो Vb की वैल्यू हो जाएगी, अब सिमिलरली देखो, Q2 की वजह से के Q2 बाई आर लिखेंगे हम लोग, Q2 की वजह से बेसिकली x 0 है, दूसरी वाली रिंग के सेंटर पे ही है, और पहली वाली रिंग के लिए अब वो जो पार्ट हो जाएगा फर्स्ट वाली रिंग के एक्सिस पे r डिस्टेंस पे है। तो Q2 की वजह से लिखेंगे तो के Q2 बाई आर हो जाएगा अब इसमें, और सेकेंड वाले में के Q1 बाई रूट 2r हो जाएगा, ठीक है। हमें A से लेके B तक जाना है, तो इस बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल में जो डिफरेंस करेंगे विच इज़ Vb माइनस Va, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो, के बाई आर तो कॉमन ले लो, के बाई आर तो कॉमन ले लो, और Vb माइनस Va में देखोगे तो Q2 माइनस Q1 फर्स्ट टर्म आएगा, Q2 माइनस Q1, और साथ में देखो तो यहाँ पे Q1 बाई रूट टू माइनस Q2 बाई रूट टू, है ना। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो सीधा माइनस एक कॉमन ले लूँ, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस कॉमन लेके Q2 माइनस Q1 बाई रूट टू, ऐसा लिख लिया। अब यहाँ से इस वाले टर्म को फिर से सिंप्लीफाई कर दें, तो वी बी माइनस वी ए विल कम आउट टू बी, Q2 माइनस Q1 कॉमन आ जा रहा है, तो कैपिटल के Q2 माइनस Q1 बाई आर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q टाइम्स वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डाल दो, तो सीधा दिख रहा है कि 1 माइनस 1/√2 वाला एक्सप्रेशन सिर्फ बी में आ रहा है, बस यहाँ पे Q1 माइनस Q2 आ रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने की बात हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ जो भी है नहीं गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट शायद तो आया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
इसको देखो, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अब देख लिया जाए। इसमें क्या है, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग हो गई, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिस पे चार्ज क्यू है। तो इस तरह की एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिस पे टोटल चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू के बराबर, ठीक है। एक सेकेंड, क्यू के बराबर चार्ज है इस पे, रेडियस इसकी आर गिवन है, रेडियस इसकी कैपिटल आर गिवन है, और इसकी यहाँ पे एक्सिस पे ऐसे मान लो कहीं पे इधर जाके, और मास इसका गिवन है स्मॉल एम, रिंग का मास भी स्मॉल एम गिवन है। पहले सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं डायग्राम में यहाँ पे, और इससे बहुत दूर पे बेसिकली इनफाइनाइट पे कहीं पे एक दूसरा पॉइंट मास रखा हुआ है, सेम मास स्मॉल एम का एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिस पे चार्ज जो है वो कितना है, माइनस कैपिटल क्यू के बराबर है, ठीक है। इनिशियली जो है सब कुछ रेस्ट पे था, मतलब कि ये रिंग भी रेस्ट पे थी और ये पॉइंट मास भी रेस्ट पे था, किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। फिर स्लोली इसको पुश कर दिया गया, जेंटली इसको पुश कर दिया गया, पॉइंट मास को जेंटली पुश कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार जब इसको बहुत स्लो वेलोसिटी धीरे से दे दी, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, तो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, और फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये इस वाले चार्ज पार्टिकल की फील्ड में आ जाएगा, और फील्ड में आ जाएगा तो ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग, ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग ही आना चालू कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, एक्सिस की डायरेक्शन में, अवे। लेकिन ये चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर फोर्स जो लगेगी वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी, अट्रैक्ट होता हुआ इसकी तरफ जाएगा, स्पीड अब बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे पास आएगा स्पीड बढ़ने लग जाएगी। अब इसमें ये वाले चार्ज पार्टिकल का फाइनली, जब ये चार्ज पार्टिकल स्मॉल एम माइनस क्यू चार्ज का जब यहाँ पे सेंटर पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है मास एम का, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी v की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें दो केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस जो है, केस वन जो है या केस ए जो है, उसमें बोला गया है द रिंग इज फिक्स्ड, रिंग को नहीं मूव करने देंगे, रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया, अपनी जगह पे ही है, ये कहीं नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है कि जब ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट मास आएगा सेंटर पे, तो उसकी वेलोसिटी v हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, बट रिंग रेस्ट पे है। तो आप फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो सिस्टम के लिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में देखो कि जितना काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ इस सिस्टम का, पहले दोनों ही रेस्ट पे थे, अब क्या है, रिंग इज एट रेस्ट बट द पॉइंट मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन है वो सिर्फ पॉइंट मास के हुआ, किसके बराबर हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का उतना ही लॉस हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, और इस रिंग पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो बेसिकली ये पॉइंट चार्ज कहाँ से कहाँ तक आया है, जीरो पोटेंशियल से लेके के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर के पोटेंशियल के बराबर आया है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस जीरो विच इज के कैपिटल क्यू बाई आर, और जितना पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये तो हुआ पोटेंशियल का चेंज, सॉरी सॉरी। अब इसमें इसके खुद के चार्ज माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हुआ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और उसका नेगेटिव जो हो जाएगा वो बेसिकली लॉस के बराबर हो जाएगा। तो लॉस कितना हुआ, कैपिटल के कैपिटल क्यू बाई आर मल्टीप्लाइड बाई क्यू, है ना। मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसी को और तरीके से मैं बता सकता हूँ, ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाले में देखो फाइनल ये कितना आ रहा है टर्म, फाइनल पोटेंशियल इज के कैपिटल क्यू बाय आर इनटू चार्ज ऑफ द पार्टिकल माइनस क्यू, माइनस इनिशियल पोटेंशियल वाज जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट में कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो गई फाइनल, माइनस इनिशियल कितनी है जीरो। तो उससे भी देखो यही रिलेशन आ रहा है, इस साइड माइनस है तो दूसरी साइड प्लस हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ जगह बचाने के लिए, डायरेक्ट इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे जो है v की वैल्यू निकालनी है, तो v विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल के कैपिटल q का स्क्वायर बाई m इंटू आर का अंडर रूट, है ना। तो ये v की वैल्यू आ गई 2k बाई एम आर अंडर रूट के अंदर, और कैपिटल q हो गया बाहर में क्योंकि स्क्वायर था। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब केस बी पे आते हैं। केस बी में देखो फर्क क्या आ जाएगा। केस बी में फर्क आएगा कि रिंग इज फ्री टू मूव। तो जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट की तरफ आना चालू करेगा, किसी भी जगह पे चार्ज पार्टिकल ऐसे लेफ्ट की तरफ आना चालू कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगी वो लगेगी इस रिंग के ऊपर भी, रिंग पे भी सेम फोर्स लगेगी, एफ फोर्स। और चूंकि दोनों के मासेस सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, एफ बाई एम भी सेम होगा। और अगर दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हुआ और दोनों ही रेस्ट से चालू कर रहे हैं, तो वी कैन से कि जिस टाइम पे फाइनली ये एक फाइनली रिंग के सेंटर पे पहुंचा है पॉइंट मास, उस टाइम पे रिंग भी सेम स्पीड के साथ चल रही होगी। द वेलोसिटी ऑफ रिंग विल ऑल्सो बी, या रादर स्पीड में बोलूँगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन अलग है। तो स्पीड ऑफ द रिंग विल ऑल्सो बी सेम एज वी। इसी को तुम चाहो तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बोल सकते हो कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। इनिशियल कितना है, जीरो है। जो भी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज एन इंटरनल फोर्स, इन दोनों के बीच में लगती है, कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा है इसमें। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो अगर पॉइंट मास का हो गया लेफ्ट की तरफ, अगर मैं माइनस साइन रख दूं, तो पॉइंट मास का फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम वी, तो रिंग का मोमेंटम शुड बी प्लस एम वी, और चूंकि मास एम है तो वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, वी आएगी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इस वाले केस में वही इक्वेशन लिखो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू तो अभी भी सेम रहेगा, माइनस कैपिटल के क्यू स्क्वायर बाई आर। डेल्टा के जब लिखोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों की लिखनी पड़ेगी। अब ये रिंग ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो सिर्फ ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये पॉइंट मास जो है इसका तो होगा ही सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। चूँकि दोनों के मास सेम है तो डबल कर लो सीधा, 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से v की वैल्यू आ गई k कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई एम आर, इसका अंडर रूट। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई k बाई एम आर का अंडर रूट, कैपिटल क्यू बाहर में, तो बेसिकली पिछले वाले केस से √2 टाइम्स कम आ गई वेलोसिटी, है ना, v डैश इसको बोल देते हैं, चलो क्लैरिटी रहे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल था। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे करो। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरिटरी में हल्की हल्के से बढ़ना चालू करते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा डायग्राम का बड़ा मुझे करना है तो इसको इधर ले आते हैं। चलो इस तरफ यहाँ पे ले आए डायग्राम को। ओके, अल्टीमेटली यहाँ पे पूछा है कि इस एपेक्स पे पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को पहुँचाना है हमें। स्मॉल क्यू को कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। स्मॉल क्यू इन्फिनिटी पे था, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो था, वहाँ से इसको चला के ए पॉइंट पे ले आके स्मॉल क्यू को पहुँचाना है। इसमें वर्क डन बताना है। तो अब ये पार्ट तो सिंपल हो गया, वर्क डन का पार्ट यही हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q टाइम्स फाइनल पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल एट ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल विच इज़ ज़ीरो। इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है।
इन्फिनिटी से लेके। तो अब बेसिकली अल्टीमेटली हमारे पास जो काम बचा वो बचा कि ए पॉइंट पे जो भी चार्ज इसकी सरफेस पे हमने रखा हुआ है, जो भी चार्ज इसकी सरफेस पे रखा हुआ है, उस सरफेस के चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। अब ये जो सरफेस पे चार्ज है, कोन की सरफेस की पे चार्ज अगर रखा हो तो उसके लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो हमने निकाला नहीं है। बट अगर हम ध्यान से देखना चालू करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है पोटेंशियल क्यू का। कैसे निकाला जा सकता है? लेट से क्यू पॉइंट से हम कहीं पे इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट पे इस जगह पे पहुँचे। इस जगह पे पहुँच के इस एंगल को, इस हाफ एंगल को, कोन के हाफ एंगल को मैंने मान लिया अल्फा है, और ये हाइट मान लो वाई है, और ये जो यहाँ से हाइपोटेनस बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ एल है, ठीक है, ये एल आ गया। अब एक बहुत छोटा सा इसको ऐसे आगे जा रहा हूँ मैं, इस तरफ से बहुत छोटा सा आगे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे देखो, ये वाला कलर ले लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखोगे तो ऐसा एक रिंग बना लो, वाई रेडियस का ऐसा एक रिंग बना दो, जो उसको पूरी सरफेस ऐसे ऐसे इस तरह से समझ लो, वाई रेडियस का एक स्ट्रिप जो है इस कोन के ऊपर ऐसा स्लैंट है कोन पे, उसके ऊपर एक छोटा सा टेप लगा दिया तुमने ऐसा, ठीक है। तो वो जो टेप होगा वो रिंग की शेप का होगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूं क्या? यहाँ से इस डायग्राम में एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये विजुअलाइजेशन हो गया ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, कोन के एपेक्स से एल डिस्टेंस स्लैंट पे चलते हुए जा रहा हूँ, और इस स्लैंट पे बहुत छोटी सी डिस्टेंस ले रहा हूँ डी एल। तो डी एल की थिकनेस का एक टेप मैं लगा देता हूँ उस जगह पे। तो ये जो टेप बनेगा वो टेप बेसिकली एक रिंग की शेप का होगा, ठीक है। तो रिंग वाला पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे चीज़ को समझ लेते हैं कि ये डी एल थिकनेस का जो टेप लिया उसकी जो रेडियस होगी वो ये वाली रेडियस वाई के बराबर की होगी, और विड्थ जो होगी वो डी एल के बराबर होगी। ये इतना पार्ट समझ में आया। सिर्फ इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज अगर मैं बोल दूं कि डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज से यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कुछ x मान लो, ये x डिस्टेंस है, ये वाली हाइपोटेनस की डिस्टेंस l है। तो सीधा मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एक एलिमेंटल रिंग लिया उसकी वजह से पोटेंशियल में लिखूँ dv। तो याद होगा कि एक रिंग इस तरह से अगर मैं ले लेता हूँ, एक रिंग इस तरह से अगर ले लेता हूँ जिस पे चार्ज q है, उससे x डिस्टेंस पे रेडियस r है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के क्यू बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू जो होती है वो होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू इतनी होती है। तो अगर हाइपोटेनस की वैल्यू एल होती तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, के क्यू बाई एल। तो मैं वही चीज़ काम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिख लूँगा, के इंटू डी क्यू बाई हाइपोटेनस की डिस्टेंस एल। इतना पोटेंशियल हो जाएगा सिर्फ इतने पार्ट की वजह से। अब हमको निकालना रह गया नेक्स्ट पार्ट कि डी क्यू कितना होगा। अच्छा, टोटल चार्ज क्यू हमने फैलाया इसकी कर्व्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हम निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस कोन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो देखो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली लेंथ है, ये कैपिटल एल गिवन है। ये वाली रेडियस, कोन की रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लूँ, या सिंपली ठीक है कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर एल। यही होता है एरिया का फॉर्मूला, कोन के कर्व सरफेस का एरिया का। अच्छा, आर को मैं आर की फॉर्म में ना लिख के अगर अल्फा की फॉर्म में लिखूँ, तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिससे मैं लिख सकता हूँ हाइट आर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस कैपिटल एल टाइम्स साइन अल्फा। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल क्यू बाई पाई एल स्क्वायर साइन अल्फा। ये चीज़ मैं सिग्मा के लिए लिख सकता हूँ, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू के टर्म्स में अगर मैं डी क्यू लिखना चाहूँ, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू जितना ये स्ट्रिप का एरिया है मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप को अगर मैं पूरा ऐसे फैला दूंगा, खोल दूंगा, तो बेसिकली एक बन जाएगा रेक्टेंगल।
और इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस के बराबर। तो वाई रेडियस की सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई वाई। ठीक है, और इस y को देखो, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ हाइट इक्वल टू हाइपोटेनस विच इज स्मॉल l इंटू साइन अल्फा। तो ये 2 पाई y हो जाएगा 2 पाई स्मॉल l साइन अल्फा। और ये जो विड्थ ली थी हमने, इस छोटी सी स्ट्रिप की जो विड्थ ली थी, वो यहाँ पे दिख रही है कितनी है, dl के बराबर है। तो सिग्मा इंटू इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल l साइन अल्फा इंटू डी एल। तो 2 पाई स्मॉल l इंटू डी एल इंटू साइन अल्फा, ये आ गया, ये डी क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दो। सिग्मा की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई पाई कैपिटल एल स्क्वायर साइन अल्फा। तो देखो साइन अल्फा से कैंसिल हो रहा है और पाई वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है। तो कैपिटल क्यू बाई 2 स्मॉल एल बाई 2, अच्छा स्मॉल एल ऊपर जाएगा, स्मॉल एल ऊपर डी एल ऊपर, और बेसिकली 2 भी ऊपर जा रहा है, गलती करिए 2 नीचे कर दिया। ठीक है, तो 2 कैपिटल क्यू स्मॉल एल डी एल, ये पार्ट कैंसिल हो रहा है सिर्फ साइन अल्फा। ठीक है, और नीचे में क्या आ रहा है, कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई डी क्यू की। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर दो। तो डी वी विल बी इक्वल टू कैपिटल के 2 कैपिटल के कैपिटल क्यू एल टाइम्स डी एल बाय, नीचे में कैपिटल एल स्क्वायर था और यहाँ पे देखो एक स्मॉल एल भी था, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब टोटल पोटेंशियल V की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV। और इंटीग्रेशन ऑफ dV में जब करोगे तो 2 कैपिटल K कैपिटल Q बाई एल स्क्वायर, ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 कैपिटल K कैपिटल Q बाई कैपिटल एल स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dl कहाँ से कहाँ तक जाएगा, l की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल L तक जा रही है, तो 0 से लेके कैपिटल L तक यहाँ पे वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो L बाई एल स्क्वायर, तो 2 कैपिटल K कैपिटल Q बाई L, ये आ गया पोटेंशियल। और यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू Q टाइम्स पोटेंशियल, तो बस Q मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। देखो रिजल्ट विल बी, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से आ गया इक्वल टू 2 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L। क्लियर है, 2 कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L के बराबर का वर्क डन आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आईआईटी के मेन के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये मेंस के एग्ज़ाम से अलग है। एक ज़माने में आईआईटी में जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हुआ करता था तो स्क्रीनिंग होता था एक, और फिर एक मेंस होता था, और मेन होता था वो, तब मेंस नहीं था। मेंस मतलब आज वाला, आजकल के टाइम में जो हो रहा है, तब मेन होता था, सब्जेक्टिव होता था, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से कुछ कुछ आते थे। तो वन ऑफ द उन ईयर्स का क्वेश्चन है जहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली आए थे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप काफ़ी टाइम दे के करोगे, अच्छी बात है। मतलब बहुत जल्दी में मत रहो सॉल्व करने की कि 10 मिनट में नहीं होगा तो कोई बड़ी बात होगी, ये नहीं होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं, और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको लेके हम लोग एक दूसरे पेज पे चलते हैं। इस पेज पे तो इतनी जगह नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो पाएगा, और ये भी नहीं पता नेक्स्ट पेज पे भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, बट कोई नहीं, यहाँ से सारा इम्पोर्टेंट डेटा, पहले तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह उठा उठा के रखो, और प्रॉपर डायग्राम में बना के सारी इन्फॉर्मेशन रख लो। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, इतने बड़े क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आप बार बार डेटा के लिए उस क्वेश्चन पे नहीं पूरा पूरा पढ़ने चलोगे, जो भी काम की चीज़ है उसको सब निकालो, अलग किसी डायग्राम में बना के रख लो। ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, चार्जेस कहाँ कहाँ पे थे, और ये डिस्टेंसेस भी दे रखी हैं, ये डिस्टेंसेस भी दे रखी हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। यहाँ पे देखो
वाई कोऑर्डिनेट पे ही हैं सारे चार्जेस। तो जो नेगेटिव वाले हैं -1 माइक्रोकूलम वाले चार्जेस, सबकी सेंटर से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है रूट ऑफ 3/2, मतलब 3 और 2 सब रूट के अंदर है। और जो पॉजिटिव वाले चार्ज हैं दोनों ही के दोनों ही, उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 27/2। तो 27 में 3 चाहो तो बाहर ले जा सकते हो, तो वो आ जाएगा 3 टाइम्स रूट ऑफ 3/2, 2 भी रूट के अंदर, ये वाली वैल्यूज गिवन है। और दूसरी साइड में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज +1 माइक्रोकूलम का x इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट मान लो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से प्लस इन्फाइनाइट से इसको रिलीज किया गया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से जस्ट स्लाइड पुश कर दिया कि आगे बढ़ना चालू तो कर दे, वरना वहीं रह जाता, ठीक है। इन्फाइनाइट पे तो कोई फील्ड भी नहीं लगती। तो धीरे 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 आगे आना चालू हुआ। तो जब बहुत दूर होगा, ऐसे सोचो, जब बहुत दूर होगा तो सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस जैसे मान लो 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंसेस दे रखी है रूट 3/2, रूट 3/2, ये तो इमटेरियल है ना इतनी बड़ी डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे जब पार्टिकल होगा क्यू चार्ज का पार्टिकल जब यहाँ होगा, तो ये चारों पार्टिकल उसके लिए बिल्कुल उसी तरह से होंगे जैसे एक पॉइंट पे रखे हुए हैं। तो इन चारों को अगर एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता मैं, जो कि सेंटर पे रखा होता, तो वो चार्ज नेट में कैसा आता? वो चार्ज देखो नेट में उसकी वैल्यू आती पॉजिटिव, ठीक है। नेट में पॉजिटिव आती। अच्छा, एक क्वेश्चन में मैंने एक गलती कर दी। ये मैंने जो स्टेटमेंट दे दिया कि रिलीज किया, रिलीज नहीं किया। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे देखो है, एक्चुअली यही तो निकालना है ना। स्पीड एट x इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट इज v0। ओके 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 ओके। यहाँ पे x इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से दें टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये v0 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट ये सेंटर पे पहुंच जाए। ओके, हाँ। तो अब हम लोग फिर से वापस आते हैं कि कहीं बीच में जब यहाँ पे था पार्टिकल यहाँ पे, तो देखो ये चारों बेसिकली एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे होंगे। अगर इन चारों का सम मिला के मैं बोल दूं कि इक्विवेलेंट में यहाँ पे सेंटर पे रखा है, तो वो चार्ज कितना आएगा? +8 +8 -1 -1, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा इफेक्टिवली। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और ये वाला चार्ज जो Q है वो भी पॉजिटिव है, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जब तक बहुत दूर होगा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, दैट मीन्स स्पीड इसकी स्लो करते जा रहा होगा। तो ये पॉइंट चार्ज को आपने इन्फाइनाइट से v0 वेलोसिटी से फेंका है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है, धीरे 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 आगे जा जाके। अब यहाँ पे गलती जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कई बार करते हैं वो ये करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे v0 की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऐसा मानते हैं कि चलो स्पीड तो कम होते ही जा रही है, इसको किसी तरह करके यहाँ पे सेंटर पे पहुँचा देते हैं जस्ट ज़ीरो वेलोसिटी के साथ, और उसके बाद जो हमारा v0 की वैल्यू आएगी वो एकदम सही होगा। बट दिक्कत ये है कि जैसे जैसे हम लोग एक्सिस में ओरिजिन के पास पहुंचते जाते हैं, अब ये वाली अप्रोक्सीमेशन की इन सबको पॉइंट चार्ज लिया जाए वो गलत होती जाती है। तो जब हम बहुत पास में कहीं पे पहुंच जाते हैं तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वाले जो चार्ज हैं, नेगेटिव वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहीं पास में पहुंच गए, तो देखो येलो से मैं दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स जो फील्ड क्रिएट करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगी अपनी तरफ। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जो ऑरेंज से दिखा रखी है मैंने। और चूंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो ये नेगेटिव -1 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं बोल दूं अगर E1 है, और जो +8 माइक्रो कूलम चार्ज है उसकी वजह से मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, लेट्स से दैट इज E2। तो सिंपली दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये येलो वाली जो डिस्टेंस है ये भी बहुत छोटी है ना। तो चार्ज भले छोटा है -1 माइक्रो कूलम का, इसकी डिस्टेंस भी कम होती जा रही है। तो जो फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या होता है? KQ/R²। तो अगर किसी का Q कम है बट R भी कम है, तो भी ऐसा हो सकता है कि वो ओवर पावर कर जाए। तो ऐसा हो सकता है कि E1 का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बड़ा हो जाए, तो जो पीला वाले का कंपोनेंट आएगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। तो ऐसा कोई ना कोई पोजीशन आ सकता है जहाँ पे
नेट फील्ड जीरो हो जाए और उसके जस्ट बाद पार्टिकल अगर और भी लेफ्ट में गया तो नेट फील्ड ऑलवेज किधर होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। तो मतलब उसके आगे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ये क्यू पॉजिटिव वाला चार्ज है वो तो खुद ही अट्रैक्ट होते हुए चले जाएगा। तो अगर ऐसी कोई पोजीशन मिली तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन ये कर लेते या सिंपली अजम्पशन ये ले लेते कि हम यहाँ वी नॉट की वेलोसिटी इतनी मिनिमम दे रहे हैं जिससे सेंटर पे या ओरिजिन पे जीरो वेलोसिटी के साथ पहुंच जाए, तो ऐसा कोई केस आएगा ही नहीं कि पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक इस वाले पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे फील्ड जीरो होनी है उसके बाद के हर एक पॉइंट पे तो वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो जीरो वेलोसिटी थोड़ा ना होगी उसकी। मतलब कि अब हमारे लिए जो थ्रेशोल्ड रहा कि कौन सी जगह हमें पार करानी है, मतलब ये वाली जगह जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो रही है, इस वाली जगह पे जहाँ फील्ड बेसिकली ज़ीरो हो रही है, इस तक मैं कहीं किसी तरह से भी पहुँचा दूँ तो इसके आगे तो अपने आप ही पहुँच जाएगा वो। तो अब हमें वी नॉट की मिनिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि पार्टिकल को इस वाले पॉइंट लेट से पी पॉइंट पे मैं किसी तरह पहुँचा दूँ और पी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अब ये पी पॉइंट निकलेगा कैसे, इसका मान लो इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से, ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज एक्स। अब यहाँ पे देखो E1 वेक्टर लेट से एंगल बना रहा है अल्फा यहाँ पे, और E2 वेक्टर मान लो एंगल बना रहा है बीटा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होनी है वहाँ पे E1 कॉस अल्फा जो कि लेफ्ट की तरफ है और E2 कॉस बीटा जो कि राइट की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ऊपर वाले एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नीचे वाले भी सिमेट्रिकल है, बैलेंस कर देंगे। तो फॉर नेट फील्ड जीरो एट पॉइंट पी, अगर E एट पॉइंट पी इज जीरो है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि E1 कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू E2 कॉस बीटा। अब E1 की वैल्यू उठा के यहाँ से लिख लो के क्यू बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो के क्यू की जगह अब हम लोग लिख लें 1, और यूनिट भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दूसरी साइड भी माइक्रो कूलम में ही है, तो के इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर की बात हो रही है। अच्छा, इसके स्क्वायर को मैं अगर एक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो हाइपोटेनस कैन बी रिटन एज बेस इंटू सेक अल्फा। तो बेस इंटू सेक अल्फा विच मीन्स एक्स सेक अल्फा का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा भी है, तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा भी है, इक्वल टू ई टू कितना हो गया, मैग्नीट्यूड के इंटू क्यू, चार्ज कितना है 8 है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, अब ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। और इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि अगर ये वाला देखो एंगल बीटा है तो ये वाला भी एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला भी एंगल क्या आएगा, बीटा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा, एंड इफ दिस एंगल इज बीटा दिस एंगल विल बी यहाँ से यहाँ तक का पूरा बीटा। तो बेस है एक्स, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एक्स सेक बीटा, तो ये हो गया एक्स सेक बीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। ठीक है, के तो के से कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर नीचे का इधर के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स भी कैंसिल हो रहा है। सेक अल्फा को अगर ऊपर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया कॉस क्यूब अल्फा विल बी इक्वल टू 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू यहाँ पे भी देखो सेक स्क्वायर बीटा ऊपर कॉस स्क्वायर बीटा बन गया, तो ये कॉस क्यूब बीटा हो गया, कॉस क्यूब बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब रूट ले लो तो कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस बीटा, ऐसा हो गया। या इसी को उल्टा करके ले जाएं तो सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट सेक बीटा एज 2 सेक अल्फा। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वेयरिंग कर दो तो सेक स्क्वायर बीटा जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर बीटा जिसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा, नहीं सॉरी अल्फा, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में से ढूंढ लो। ठीक है, हमें हाइट्स पता है इसीलिए मैंने tan लिखा, हाइट्स पता है और बेस सबके दोनों के बेस x हैं। तो बीटा वाले एंगल के लिए हाइट जो लिखेंगे वो कितना होगा, 3 रूट 3 बाई 2,
तो यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा ये वाला पार्ट, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 3 बन जाएगा। tan बीटा कितना हो जाएगा, हाइट 3√3/2 उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 3/2, ठीक है, इक्वल्स यहाँ से 4 - 1 3 हो गया, 3 + 4 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, हाइट विच इज √3/2 का स्क्वायर 3/2 और अच्छा नीचे बेस भी आना चाहिए था, तो नीचे बेस भी आता तो बेस में हो गया एक्स स्क्वायर, तो दोनों के बेस में आ रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर अल्फा है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म सारे एक साइड लेके आओ, तो ऊपर में 27/2 है और यहाँ पे कितना है 12/2 है, तो 27 - 12 कितना हो गया 15/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 का अंडर रूट। अच्छा, अब नेगेटिव साइन लेने का मतलब नहीं है दूसरी साइड पहुंच जाएंगे हम लोग, इसी साइड रहना है, तो एक्स की वैल्यू +√5/2 ले लेंगे। अच्छा, x की वैल्यू +√5/2 ले ली। अब हमें पोजीशन पता लग गई कि कहाँ पे पोटेंशियल, कहाँ पे हमें पहुँचाना है जस्ट, और वहाँ पे जीरो वेलोसिटी के साथ पहुँचाना है। अब लगा लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स जीरो की इक्वेशन लिख ली। डेल्टा यू कितना होगा, देखो चार्ज पार्टिकल क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट इनफाइनाइट है ना, और यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो फाइनल पोटेंशियल वीपी है, वीपी माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनफाइनाइट पे तो जीरो ही होगा। क्यू टाइम्स दिस मच हो गया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, तो माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और यही वी नॉट अब हमारा आंसर होगा क्योंकि मिनिमम है इसी कंडीशन में, पी पॉइंट पे जीरो रख ही दिया तो यही मिनिमम है, इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो, तो यहाँ से दिख रहा है कि हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू टाइम्स वी पी। तो m की वैल्यू हमें पता है, हाफ मास की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁴ kg इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू चार्ज q की वैल्यू है 0.1 माइक्रो कूलम, तो कूलम में कर लो तो 10⁻⁷ हो गया, इंटू पोटेंशियल वीपी। अच्छा, वीपी की वैल्यू हमें क्या लिखनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालनी है, तो ऊपर वाले दो की वजह से निकालूं और उसको डबल कर दूं क्योंकि नीचे भी दो सिमेट्रिकली हैं, तो 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स, और ऊपर वालों के लिए निकालूंगा तो KQ/R वाला टर्म आएगा, ठीक है, तो क्यू आर तो दोनों ही केसेस में अलग अलग आएंगे, बट कैपिटल के तो सेम है, कैपिटल के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ तो Q1/R -1 माइक्रो कूलम के लिए जो डिस्टेंस आएगी, ये देखो येलो वाली डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी निकल चुकी है √5/2, तो ये वाली जो येलो वाली डिस्टेंस आएगी यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर विच इज 3/2 प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 5/2, तो 5/2 प्लस 3/2 का अंडर रूट बेसिकली 4 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। तो Q/R तो -1 माइक्रो कूलम, चार्ज को भी माइक्रो कूलम में अब यहाँ पे रखोगे तो 10⁻⁶ Q/R की वैल्यू हो गई 2 और माइनस साइन भी था, ठीक है, प्लस 8 माइक्रो कूलम की वजह से देखो तो 8 इंटू 10⁻⁶ क्यू बाई डिस्टेंस, अब देखोगे तो अब फिर से हाइट स्क्वायर, ये ऑरेंज वाले पार्ट की जो ये वाले लाइन की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर विच इज 3√3 का बाई 2 का स्क्वायर, √27/2 था ऑलरेडी, तो स्क्वायर कितना हो गया 27/2 प्लस ये वाली बेस जो है √5/2 इसका स्क्वायर, तो 5/2 तो कितना आया 32/2 विच इज 16 का अंडर रूट इज 4, तो नीचे में आ गया कितना 4, ये प्लस साइन के साथ है, मेरे ख्याल से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, यस ओके, मैं यहाँ से खुद को हटाता हूँ पहले, ओके ठीक है ना। चलो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, उसको करते हैं, तो यहाँ से इक्वल में करने लग जाओ, तो क्या क्या मल्टीप्लिकेशन, ये देखो 8/4 आ गया कितना 2, और ये 1/2 -1/2, तो 2 - 1/2 कितना हो जाएगा 3/2,
इसके 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3, 3 इंटू 9 27, तो 27 इंटू 10 रेज पावर कितनी आ रही है वो देखते जाओ। तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -3 है, तो -13 प्लस 9 -4 आ गया, -4 आ गया। अच्छा, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अब निकालो, तो वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27, यहाँ से 2 से कैंसिल कर लो, ये 3 आ गया, तो 27/3 सीधा कर लो 9, 9 इंटू 10 पावर -4 इधर था और 10 पावर -4 इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को करके कैंसिल। देखो कितना आड़े तिरछे वैल्यूज दे रखे थे और सॉल्व करने के बाद कितना साफ सुथरा आंसर आ गया। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 9 मीटर पर अच्छा नहीं, वी नॉट स्क्वायर है तो अब इसका अंडर रूट भी ले लो, तो इसका अंडर रूट ले लिया तो वी नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना नीट आंसर। तो आईआईटी के जो पुराने पेपर्स होते थे उनका एक स्टैंडर्ड होता था, अगर आप वो पेपर दे रहे हो, उस टाइम पे आपने वो पेपर दिया है तो आपको पता होता है। आप लोगों ने तो नहीं दिया, मैंने दिया तो मुझे पता है कि अगर लास्ट में तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया परफेक्ट स्क्वायर में चीज़ें बनने लग जाएं, सब चीज़ें स्मूथ कैलकुलेशन होने लग जाए, मतलब समझ जाओ कि अब सही हो रहा है। और अगर कैलकुलेशन में लंबा फंस रहे हो तो मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है। तो इस केस में देखो सब कुछ साफ सुथरा हो गया, वी नॉट की वैल्यू आ गई। इसमें एक पार्ट और भी पूछा था, तो दूसरा पार्ट क्या है, लीस्ट वैल्यू, तो वी नॉट निकाल ली। ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन। चलो अब ये ओरिजिन पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, यही बताना रह गया। तो जब ओरिजिन पे पहुंचेगा तो अब इस वाले पार्ट को मैं बिल्कुल ही छोड़ रहा हूँ, ये पार्ट बस आप लोगों के लिए खुद के लिए करो इसको। ओरिजिन पे पहुंचेगा, मैं हिंट दे देता हूँ करना क्या है कि आप पी पॉइंट और इस ओरिजिन वाले पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फिर से लगा लो, यही इक्वेशन को, ठीक है। बेसिकली सेंटर वाले पॉइंट पे अगर निकालना चाहोगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा, डिस्टेंसेस गिवन है, ठीक है, डिस्टेंसेस गिवन है तो अब पोटेंशियल फिर से निकल जाएगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे निकल जाएगी। तो मतलब पी पॉइंट से लेके ओरिजिन ओ के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू पता होगा, प्लस डेल्टा के में क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन होगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी विच इज जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। डेल्टा यू वाले पार्ट में ही मतलब ये के ओ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो के ओ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट पॉइंट ओ वी ओ माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट का पोटेंशियल इसी एक्सप्रेशन से देख के निकल जाएगा अपने आप, ओ का निकालना रहेगा, वो सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया बट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था इसका ये वाला पार्ट, ये समझने का। और एक चीज़ और ध्यान देना कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आईआईटी पूछ चुकी है। मतलब सेम यही कहानी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मिनिमम वेलोसिटी निकालने वाली, और उस केस में भी ऐसा हो रहा था कि बीच में एक जगह पे नल पॉइंट आ रहा था, मतलब वहाँ तक पहुँचाना था, उसके बाद अपने आप पहुँचेगा। क्लियर है? चलो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।